7 साल पहले कलश पर शुरू हुआ इस कहानी का एक अनमोल सफर। नए नए कपड़े पहनूंगी, मोतीचूर के लड्डू खाऊंगी। आप भी आओगे ना लड्डू खाने? अरे मेरी शादी जो है। 8 साल की आनंदी ने बालिका वधू बनकर अपने ससुराल में पहला कदम रखा और देश भर के लोगों के दिलों में घर बना लिया। उसकी मासूमियत, उसका बचपन, उसके संस्कार, आनंदी की कहानी के हर पहलू, हर उतार चढ़ाव को सभी ने सराहा। बहुत हो गई होदंगबाजी, अब चल आज का खाना तू पकाएगी। और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। कितना याद करती थी मैं तुम दोनों को। और देखते ही देखते बालिका वधू ने पूरे किए हैं 2000 एपिसोड्स। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ये मंजिल हासिल करने वाला पहला हिंदी शो, जिसने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से मिटाने में योगदान भी दिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो गर्व महसूस करने चाहिए। बेंचो, मैं तुमसे एक तोहफा चाहता हूँ। मुझे अपने सारे दर्द दे दो। लगन बीतने से पहले रीत कर ले पूरी, मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। एक बार चादर हटाकर मुझे देख तो लो। यही है मेरा प्यार इस परीक्षा का मोहताज नहीं। यही सिंदूर लगा दूं, और तुम ये जानती हो। मुझे हक है मैं दुल्हन तुझको बना लूं, मुझे हक है। नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। कौन रमेश? बहुत चालाक हो ना डॉन। ओह आई सी। डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे तो हैं। तुम रमेश की मंगेतर हो? कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? डॉन, मैं फिर से कह रहा हूं, अक्लमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूं डीएसपी, गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। और हां, आप लोगों का इस तरह आगे बढ़ना इस लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। So, why don't you be where you are? Okay? उसकी मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत, उसकी निर्दोष शरारतें सबका दिल जीत लेती थी। प्रिया का पिता सूर्य विश्वकर्मा एक दिहाड़ी मजदूर था। सुलेखा और सूर्य विश्वकर्मा की शादी के 5 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ था। प्रिया में ही जैसे उनकी पूरी दुनिया समाई थी। प्रिया के माँ बाप दोनों काम पर जाते थे, इसलिए प्रिया दिन भर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी। लेकिन एक शाम इस मासूम बच्ची के साथ एक अनहोनी घटना घटी। प्रिया को किडनैप हुए लगभग 1 दिन हो गया था।
लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस संवेदनशील केस में उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। इस बच्ची का मामला बहुत सेंसिटिव है, वो स्पेशल चाइल्ड है। अगर उसे कुछ हुआ तो हमारी पुलिस फोर्स के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। कविता को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, पुरुषोत्तम और कविता को धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। कविता इस वक्त काफी मानसिक तनाव में है और अपने किए पर पछता रही है। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद और अमानवीय है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कौसर अंसारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आई थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। कौसर और उसका पति शाहिद अपनी शादी के 4 सालों में हर मुमकिन तरीके से एक मर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मर्ज जो सिर्फ एक औरत या मर्द को नहीं बल्कि उस जोड़े को और उसके परिवार वालों को उलझन के दलदल में धकेलता है। मुश्ताक मसूद का यह इलाज करने का कौन सा तरीका था जिससे कौसर बिल्कुल अनजान थी, लेकिन इस हकीम ने वादा किया था कि उसके पास बेऔलादी का गारंटीड इलाज है। बस कौसर को इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था और वो सीधे डॉक्टर मुश्ताक मसूद के क्लिनिक में पहुंच गई। कौसर को डॉक्टर के इरादों पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया था जब वो 1 हफ्ता पहले मुश्ताक से मिली थी। मुश्ताक एक बहुत ही क्रूर खेल खेल रहा था और उसने बड़े घिनौने तरीके से एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। कौसर भी एक ऐसी उलझन के दलदल में धंस गई थी कि वो अपने पति शाहिद को बता नहीं पा रही थी कि मुश्ताक वाकई में उसके साथ क्या कर रहा था। जबकि मुश्ताक दर्जनों बार कौसर के साथ बलात्कार कर चुका था, उसका वीडियो बना चुका था, पर कौसर ने अपने पति शाहिद को सिर्फ यही बताया था कि वो उसे छेड़ता है और अश्लील प्रस्ताव रखता है। और इस आधे सच का पूरा फायदा भी मुश्ताक ही उठा रहा था। मुश्ताक बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी था। उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि एक ना एक दिन या तो कौसर खुद बोल देगी या फिर शाहिद को शक हो जाएगा और मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही पुलिस में शाहिद के खिलाफ जान की धमकी देने और एक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस केस को आखिर पुलिस ने किस तरह सॉल्व किया ये आप जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। मैं इश्क करना मेरा शौक है कि आशिक हूँ मैं, इश्क करना मेरा शौक है, पर तू मेरे इश्क के काबिल नहीं, तेरे तो फोन में ही टिकटॉक है। नजर अंदाज करते हो तेरी कसम नजर आना छोड़ देंगे। नजर अंदाज करते हो तेरी कसम नजर आना छोड़ देंगे। घर के आईने में एक तेरी तस्वीर है, तस्वीर क्या वो आईना भी तोड़ देंगे। और न रह जाए तेरी मोहब्बत का एक भी कतरा मेरे सीने में, निकालेंगे दिल बाहर और निचोड़ देंगे।